हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th ऑर्गेनिक के चैप्टर हाइड्रोकार्बन को करेंगे और हाइड्रोकार्बन में भी हम आज करेंगे एल्केन। तो एल्केन्स जैसे हमें इसका जनरल फॉर्मूला पता है CnH2n+2। यहाँ पे n होता है जो हमने यहाँ पे ले रखे नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। एल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं, पैराफिन्स। अब पैराफिन्स ये वर्ड है, ये पैराफिन का मीन्स होता है लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब ये वर्ड बना किससे? दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो होता है पैरम, पैरम, दूसरा होता है एफिन्स, एफिन्स। पैरम का मीन्स होता है लिटिल और एफिन्स की मीन्स होती है एफिनिटी, या हम बोले उसकी रिएक्टिविटी। तो लेस रिएक्टिव होते हैं एल्केन्स, इसलिए हम इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हो गया। और एल्केन्स किस में आते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें जनरली सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इनमें मेन करेंगे हम। हमारे पास यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। जैसे अब यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट आ रहा है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और वो किस में ऐड करेंगे? ऑफ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अब इसमें देखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हमने यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया। अनसैचुरेटेड मीन्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। तो हमने यहाँ पे लिया है इथीन, हमने यहाँ पे इथीन लिया। अब इथीन के अंदर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे कौन कौन से कैटलिस्ट ले सकते हैं? तो मेनली वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे हम निकल मेटल, पैलेडियम मेटल या फिर प्लेटिनम, इनके अलावा हम और क्या क्या ले सकते हैं? यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रुथेनियम, ठीक है, या फिर उसके अलावा हम यहाँ पे जिंक, कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी जैसे जिंक के साथ हम HCl भी ले सकते हैं। और एक और भी, जैसे हम यहाँ पे जिंक लें, जिंक के साथ कॉपर भी होता है और उसमें एक बेस जैसे कि NaOH, और एक और भी आता है हमारे पास रेड फॉस्फोरस के साथ HI। तो यहाँ पे इनमें से भी कोई एक यूज़ करना में, क्या करने के लिए? इथीन से इथीन बनाने के लिए, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। यानी कि ये दो हाइड्रोजन हम इसको दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या बन जाएगा? CH3 CH3। अब ये कैसे बना? जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक होगा, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, और ये इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर इनके साथ शेयर होकर क्या बना देगा? हमारे पास इथेन। इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। निकल मेटल यूज कर सकते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम, एल्यूमिना, रुथेनियम, जिंक के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये रेड फॉस्फोरस के साथ HI, ठीक है, इनमें से कोई भी यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे हम और लिखे एक एग्जांपल, ये तो हमने डबल बॉन्ड का लिखा, एज इट इज़ हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखें, तो उसमें भी क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें 2 बार हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। तो उसमें भी सेम जैसे हमने निकल मेटल लिया, यहाँ पे भी हम निकल मेटल लिख लेते हैं। कोई भी एक मेटल, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, या फिर इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, दोनों दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? इथाइन से इथेन। तो ये हमारे पास हो गया कि हमने क्या कर दिया? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड कर दिए। इस रिएक्शन के और भी नाम, जैसे ये हमारे पास ये हमने लिखे हैं, ये एक नेमिंग रिएक्शन में भी आते हैं, और उस नेमिंग रिएक्शन का नाम क्या होता है? सेबेटियर सैंडर्न रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है, इसका नाम क्या है? सेबेटियर सैंडर्न रिएक्शन, या फिर इसको और एक नाम से बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, और एक नाम और भी होता है इसका, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन।
तो ये हमारे पास सारे के सारे इसके बारे में जितने कैटलिस्ट यूज़ हो सकते थे वो बता दिए। इस रिएक्शन के नाम क्या क्या हैं, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। और ये तो लिखा है इनमें हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सेम वही रिएक्शन है जो 10th क्लास में हमने किया था। 10th क्लास में हम करते थे ईडेबल ऑयल, जैसे वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं। वनस्पति ऑयल के अंदर क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल या कैटलिस्ट जो भी इनमें से यूज़ कर रहे हो। तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, वनस्पति घी के अंदर। ये वही रिएक्शन है सेम जो हम ऊपर लिख रहे हैं ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ईडेबल ऑयल यानी वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस जो 10th क्लास में हमारे पास थी। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। इसके बाद हम इसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन में हम करेंगे इसको, जैसे कि फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे बनाएं, ठीक है। तो उसमें एल्काइल हैलाइड, जैसे हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे, एल्काइल ग्रुप जैसे आपके इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप हो गए, और हैलाइड यानी हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन आते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। इनके अंदर हमें क्या करना है, हाइड्रोजनेशन। अब इसमें जो हम हाइड्रोजनेशन करेंगे उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं जिंक के साथ HCl, ठीक है। या फिर हम यूज़ कर सकते हैं जिंक के साथ एसिटिक एसिड, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं जिंक के साथ बेस NaOH, जिंक के साथ कॉपर और इथेनॉल, और हम यहाँ पे FeHCl, ठीक है। इनमें से कोई भी एक यूज़ करना है हमें इस रिएक्शन को करने के लिए, कोई भी एक यूज़ करेंगे इनमें से। तो हमारे पास ये, जैसे इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा, और दोनों क्या बन जाएंगे, CH3 प्लस में HCl, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन दिए थे, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के पास आ जाएगा और एक इस कार्बन के पास आएगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे दो थे, तीन हो गए, एक जुड़ गया, और एक हाइड्रोजन के पास ये क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, HCl। तो ये भी हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड या फिर क्या लिखे, क्लोरो इथेन से क्या बना दिया, इथेन। क्लोरीन हटाया हमने सिर्फ यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड था। अब एल्काइल हैलाइड में एक नेम रिएक्शन हो रहा था इसी के अंदर, जैसे हमने इसको A नाम दिया, इसमें एक B नाम दिया, इसमें एक नेम रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, अब वुड्स रिएक्शन का मेन पॉइंट क्या होता है कि इसके अंदर हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन बनते हैं, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन किस में यूज होती है, इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइज सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में यूज होती है। अब सिमेट्रिकल एल्केन जैसे हम उसमें क्या बोले कि इवन नंबर कार्बन रहेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्केन क्या होती है, जैसे हमने ये लिखा जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे 4 हो गए, 2 हो गए, 6 हो गए, तो उनको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल एल्केन। तो अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, तो उसमें हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड एल्काइल ग्रुप जैसे कि इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, और उसके साथ कोई भी हेलोजन है, तो सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। हमने ये भी एल्काइल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक को इस तरीके से लिखा है, दूसरे को उल्टा करके लिखा है, ठीक है, ताकि हम रिएक्शन को आसानी से समझा सके। Na क्या करेगा, दोनों हेलोजेंस को यहाँ से निकाल लेगा, तो यहाँ पे R और R ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। साथ में Na के साथ X आ गया, 2 सोडियम मेटल लेंगे, ठीक है, 2 NaX, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रेजेंस में किसकी में होता है, ये प्रेजेंस रहती है यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ड्राई कंडीशंस लेते हैं, वरना ये सोडियम मॉइस्चर से रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके, जैसे R की जगह हमने लिख लिया CH3, X की जगह पे हमने क्लोरीन, X या हेलोजेंस होते हैं जिनमें हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, सोडियम मेटल। अब दूसरा भी इसी तरीके से लिख लेंगे, क्लोरीन, ठीक है, और दूसरा CH3। प्रेजेंस हमने यहाँ पे ड्राई ईथर का लिखा है, ड्राई ईथर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बनेगा, दोनों CH3 आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, CH3 प्लस में Na के साथ Cl, तो 2 NaCl बनेंगे, 2 NaCl। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया 2 NaCl, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले बताया था इसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, तो वो बनता है, तो यहाँ पे इवन बन के लिया था, एक का बन के 2, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन आ गया, और ये क्या है, इथेन,
तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। इससे हम सिर्फ सिमेट्रिकल इवन नंबर वाले बनाएंगे, ओड नंबर वाले इससे नहीं बनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देख रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, तो उसमें हमारे पास एक मेथड आएगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिल, डी का मीन्स होता है रिमूव करना, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही उसमें से हटा देंगे, यानी कि इसका मेन मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकाल देना। तो इसमें हम करते रिएक्शन, जैसे हमने एक कार्बोक्सिलेट आयन लिया, सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसके अंदर सोडा लाइम ऐड करेंगे। इसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैटलिस्ट है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को सोडा लाइम प्रोसेस भी बोलते हैं, लाइम LIME, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम प्रोसेस। हमने सोडियम लाइम लिया और इसको क्या कर देंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पे CO2 हट जाएगा, और जो हमने यहाँ पे NaOH और ये ले रखे, तो इससे यहाँ से क्या मिलेगा, इसको मीथेन बन जाएगा, ठीक है। और CO2 गैस निकल के सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जो CO2 गैस निकली थी वो कार्बोनेट बन गया उसका, और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, मीथेन। तो ये हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहाँ पे लिया उसमें से CO2 हटा देंगे। अभी जो CO2 है Na के साथ निकलेगी, बैलेंस करेंगे तब उसमें यहाँ पे एक Na ये रहा, दूसरा Na ये रहा, तो दोनों सोडियम मिलके Na2 और ये CO2 और एक ऑक्सीजन मिल जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसमें नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इसी के अंदर रिएक्शन आती है। तो उसके अंदर भी क्या करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लेंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने सोडियम का साल्ट ले लिया RCOONA, इसके अंदर करेंगे हम हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इलेक्ट्रोलाइट बना दी इसका हमने, तो इसके अंदर ये जो हमने ले रखा है COONA के साथ जो भी R ग्रुप रहेगा वो इसमें भी इवन नंबर बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी डबल हो जाएंगे, तो ये R और R दो के साथ करवाते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें CO2 निकलेगा, तो दो ले लिए, 2 CO2 निकल गए, 2 CO2 प्लस में सोडियम मेटल है तो 2 सोडियम मेटल निकलेंगे, उसके साथ यहाँ से OH, वाटर भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। Na के साथ OH, वाटर का ब्रेकडाउन कैसे होता है, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, तो Na के साथ OH, तो 2 वाटर हैं और 2 सोडियम है, तो 2NaOH, और अब ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये भी मिल जाएंगे साथ में, ये हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें क्या बना लेंगे हम, एल्केन, ठीक है, और वो भी इवन नंबर में बनेंगे, 2 4 6 8, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हम इसका फिजिकल स्टेट बताएं, सबसे पहले क्या आता है इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में जैसे कि हमारे पास कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के जो भी इसके कंपाउंड है वो क्या होती है, गैस होती है। कार्बन 1 से 4 तक का मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन तक के कंपाउंड क्या रहेंगे, गैस। उसके बाद आएंगे कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक के, वो हमारे पास रहेंगे लिक्विड। और 17 से लेके ऊपर जितने भी हैं आगे हाई, जितना आगे जाएंगे 17 से लेके आगे हाई तक जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या रहेंगे, सॉलिड, ठीक है। तो ये तो इसका फिजिकल स्टेट हो गया। अब इसमें देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट, आगे है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में इसमें है कि बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने ज़्यादा कार्बन के ये एटम रहेंगे उतने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वो ब्रांचिंग के, उसमें जितनी ज़्यादा ब्रांच बनती जाएंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हम एग्जांपल बताएं कि हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2, ठीक है, और एक कंपाउंड हमने लिया
तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका हो जाएगा? दोनों के अंदर कार्बन के एटम तो सेम है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या बन गई? एक ब्रांच बन गई, तो ब्रांच बनेगी तो उसका घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा? जिसमें कार्बन के नंबर एटम, लेकिन वो लीनियर है, ठीक है, चेन में है, ब्रांच बनते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आता है कि जो इवन नंबर वाले होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन, उनका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ज़्यादा। इवन नंबर ऑफ कार्बन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ओड नंबर कार्बन कंपाउंड। जो ओड नंबर वाले कार्बन कंपाउंड होंगे, जैसे एग्जांपल में समझाएं कि हमने ये लिया, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन, और इसके बाद एक हमने ये ले लिया, इसके अंदर है 5 कार्बन, और एक और लिख के बताते हैं इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हमने 6 कार्बन का लिया, तो इसका तो होता है 134 के अप्रोक्स, इसका होता है 143, और इसका होता है 178 केल्विन में है ये टेम्परेचर इनका, ठीक है। ये हमने क्या लिखा है इनका? मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में देखें तो 134 से 4 कार्बन से 5 कार्बन गए, तो इंक्रीज यहाँ पे कितना हुआ है? अप्रोक्स 9, लेकिन जब हम 5 से 6 पे गए हैं तो इवन नंबर आ गए, तो यहाँ पे इनका गैप क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए कहते हैं कि इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? ओड वाले के कंपैरिजन में। अब इसके बाद हमारे पास सोल्युबिलिटी क्या आती है कि ये क्या होते हैं? इनसोल्यूबल इन वाटर। एल्केन आर इनसोल्यूबल इन वाटर। इन वाटर के अंदर डिजोल्व क्यों नहीं होते? ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। एल्केन का नेचर कैसा होता है? नॉन पोलर, ठीक है, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। और ये क्या होते हैं? लाइटर देन वाटर, पानी से भी हल्के होते हैं, लाइटर देन वाटर, पानी से भी हल्के होते हैं एल्केन्स। अब ये तो हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसकी हम कर लेते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं हम इसके। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास फर्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन को ऐड करेंगे। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे हम इसमें फर्स्ट कर रहे हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। अब एडिशन ऑफ क्लोरीन के लिए जैसे हमने कोई भी एल्केन लिया, यहाँ पे CH3 हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन के अंदर ये एल्केन लिया, इसके अंदर क्लोरीन ऐड करना है। क्लोरीनेशन का मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन। अब इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाएंगे, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे और भी प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे CH3 CH2 Cl हो गया, एक Cl2 बन जाएगा, और एक साथ में CCl4 भी बन जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अब हम ये हमने क्लोरीनेशन किया, हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखना है जो हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन भी क्या है? क्लोरीनेशन की तरह ही है। इसका मीन्स होता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन को ऐड करेंगे, और उसके लिए भी सेम तरीके से रिएक्शन करेंगे। जैसे हमने एल्केन लिया, एल्केन के अंदर क्या ऐड कर दिया? ब्रोमीन, तो ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3Br। अब सेकंड नेक्स्ट हमारे पास आएगा आयोडोनेशन, फ्लोरिनेशन, सेम ऐसे रिएक्शन हो जाएंगी। तो फ्लोरिनेशन का बता देते हैं, वो थोड़ा इससे अलग होता है। फ्लोरिनेशन के अंदर क्या रहेगा? ये हाई हीट निकलती है इस रिएक्शन के अंदर। तो फ्लोरिनेशन में जैसे हमने मीथेन लिया, मीथेन के अंदर फ्लोरीन को ऐड किया, फ्लोरीन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे बनेगा मिथाइल फ्लोराइड और साथ में HF, लेकिन साथ में इसके अंदर क्या निकलती है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन का नेचर होता है एक्सप्लोसिव, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आएगी सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप को ऐड करने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? नाइट्रेशन। तो जैसे हमने एल्काइल हैलाइड ये
एल्केन ले लिया, एल्केन के अंदर क्या डालेंगे, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड भी कैसा यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड, साथ में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एल्केन लिया था हमने, इसके अंदर NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेके बताए हम, CH3 हमने यहाँ पे लिया मीथेन, मीथेन को इस तरीके से लिखा, सेम कंडीशन दी है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप कर रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोमीथेन बन गया हमारे पास। अब इससे नेक्स्ट है सल्फोनेशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H। इस ग्रुप को ऐड करने के लिए हमें इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, उस एग्जांपल में हमने ये एल्केन लिया यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यहाँ पे इसको हीट करेंगे हाई हीट पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड हो जाएगा SO3H। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सल्फोनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कंबशन। कंबशन यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसके अंदर करवाएंगे, जैसे हमने कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड लिया, ये एल्केन वाला सिंगल बॉन्ड का, उसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कहें या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वहाँ पे हमेशा CO2 गैस रिलीज होगी और वहाँ पे वाटर वेपर्स बनेंगे, साथ में हीट एंड लाइट जनरेट होगी। ये प्रोडक्ट ऑलवेज बनेंगे यहाँ के CO2 H2O। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन और होती है, जैसे हमने मीथेन के साथ यहाँ पे स्टीम का रिएक्शन करवा दें, हमने वाटर वेपर्स लिए, यानी कि वाटर वेपर्स नहीं है, ये स्टीम की फॉर्मेशन में है, इनका टेम्परेचर हाई है, और यहाँ पे रहेगा निकल मेटल की प्रेजेंस, यानी कि कैटलिस्ट हमने यहाँ पे निकल लिया है, हाई हीट हमने इसको दे रखी है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है CO+H2, ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसको बोलेंगे वाटर गैस, CO+H2, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। तो ये हमारे पास एल्केन्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये हमारी कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।